क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि जब कोई इंसान किसी अजनबी से पहली बार मिलता है तो मुंह से एक भी शब्द निकलने से पहले ही दिमाग पहले ही स्कैन कर चुका होता है। बिल्कुल, मतलब सामने वाले का दिमाग उसके बारे में हजारों अलग अलग सिग्नल प्रोसेस कर चुका होता है। दुनिया में अक्सर ये माना जाता है कि जो लोग किसी भी महफिल में जाते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, जिनके अंदर एक अलग ही मैग्नेटिक खिंचाव होता है, उनके पास शायद बहुत पैसा है, या वे पैदाइशी बहुत आकर्षक हैं, या फिर किस्मत बहुत अच्छी है ना? हाँ, किस्मत। लेकिन बुक शेल्फ टॉक चैनल के आज के इस खास डीप डाइव में जो खुलासा होने वाला है वो इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ देगा। आज का हमारा फोकस है हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन यूजिंग साइकोलॉजी की बुक समरी और उससे जुड़े 15 पावरफुल सोशल स्किल्स पर। और सच कहा जाए तो ये लुक्स या पैसों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी और इंसानी दिमाग की वायरिंग का खेल है। ठीक है, चलिए इसे अनपैक करते हैं, क्योंकि ये सोर्स मटेरियल असल में इंसानी दिमाग और फीलिंग्स को समझने का एक मास्टर क्लास है। इसमें ऐसी ब्रूटल लेकिन असरदार साइकोलॉजिकल ट्रिक्स डिकोड की गई हैं जो किसी भी एवरेज इंसान को अनफॉरगेटेबल बना सकती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है यार, बल्कि ये एक साइंस है, एक विज्ञान जिसे सीखा जा सकता है। एकदम सही। जब हम इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को, उसकी सदियों पुरानी इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं, तो हम सिर्फ लोगों का ध्यान ही नहीं खींचते, बल्कि उनके साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन बना सकते हैं। और इसका असली मकसद लोगों को कंट्रोल करना या उन्हें मैनिपुलेट करना बिल्कुल नहीं है। तो असली पावर क्या है? असली पावर लोगों के दिमाग से खेलने में नहीं है, बल्कि उन सामाजिक और मानसिक रुकावटों को हटाने में है जो दो इंसानों के बीच स्वाभाविक रूप से मौजूद होती हैं। वाकई। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो हमारे मुंह खोलने से पहले ही अपना काम कर देती है, मतलब बिना बोले अपनी पहचान बनाना, जिसे द फाउंडेशन ऑफ नॉन वर्बल प्रेजेंस कहते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा शरीर शब्दों से बहुत पहले बोलना शुरू कर देता है। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में ट्रिक नंबर 12 यानी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत जोर दिया गया है। हम अक्सर इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि क्या बोलना है, लेकिन शरीर पहले ही कहानी बयां कर चुका होता है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं तो स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज एक फिल्म के ट्रेलर की तरह है। ओह, ट्रेलर वाली एनालॉजी इंटरेस्टिंग है ना? अगर ट्रेलर दमदार है तो बिना पूरी कहानी जाने ही लोगों के मन में उत्सुकता जग जाती है। स्ट्रेट पोस्चर, कंधे पीछे, और सबसे जरूरी स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। ट्रेलर वाली एनालॉजी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला उत्सुकता जगाने से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, कैसे? अगर हम इसे इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम की सुरक्षा से जुड़ा है। जब कोई इंसान झुके हुए कंधों के साथ या बहुत तेज और बेचैन हरकतों के साथ किसी कमरे में दाखिल होता है, तो देखने वाले का अवचेतन मन तुरंत एक सिग्नल कैच करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल। आदि मानव के समय से ही सिकुड़ कर रहना या बार बार घबराई हुई हरकतें करना एक शिकार की निशानी रही है। दिमाग इसे कमजोरी या डर के रूप में प्रोसेस करता है। और सच ये है कि दुनिया कमजोर सिग्नल्स को रिस्पेक्ट नहीं देती। ये बहुत ब्रूटल सच्चाई है, लेकिन सच है। इसके उलट जब पोस्चर ओपन होता है, इंसान बिना डरे स्पेस कवर करता है और उसकी हरकतें धीमी और कंट्रोल्ड होती हैं, तो वो एक काम पावर का प्रतीक होता है। ये सामने वाले के दिमाग को रिलैक्स कर देता है कि ये इंसान खतरे में नहीं है और इसके साथ मैं भी सुरक्षित हूँ। ये सुरक्षा वाली बात बहुत गहरी है। और इसी काम पावर से जुड़ा हुआ एक और अहम पहलू है जो कि ट्रिक नंबर 1 है, आई कांटेक्ट। सोर्स में बताया गया है कि ये सिर्फ देखने का तरीका नहीं है, बल्कि पावर का सिग्नल है। हाँ, आंखों का संपर्क बहुत कुछ कहता है। लेकिन सच कहूं तो यहाँ मुझे हमेशा एक डाउट रहता है। मतलब अगर कोई लगातार किसी की आंखों में ही दिखता रहे तो क्या ये सामने वाले को डरा नहीं देगा? क्या ये बहुत एग्रेसिव नहीं लगेगा? ये बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। आई कांटेक्ट और घूरने के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है और हमारा दिमाग इस फर्क को बहुत अच्छी तरह समझता है। घूरने से तो ऑकवर्डनेस ही होती है ना? बिल्कुल। घूरना असल में डोमिनेंस नहीं दिखाता, बल्कि वो सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बिना पलक झपकाए लगातार घूरना एक शिकारी की निशानी है। ओह, मतलब खतरे की घंटी बज जाती है दिमाग में। एकदम सही। सही बैलेंस ये है कि जब सामने वाला बात कर रहा हो तब उसे ध्यान से सुना जाए, और जब खुद बोल रहे हो तो एक शांत स्थिर आई कांटेक्ट बनाए रखा जाए,
बीच बीच में स्वाभाविक रूप से नजरें हटाते हुए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बात सिर्फ आंखों की नहीं है। तो और क्या है? जब शारीरिक पोस्चर और आई कांटेक्ट मजबूत होता है तो हमारा मेंटल स्टेट भी अपने आप उसी कॉन्फिडेंस के लेवल पर शिफ्ट हो जाता है। इसे शायद एम्बॉडीमेंट कहते हैं ना? बिल्कुल। शरीर और दिमाग एक लूप में काम करते हैं। शरीर को कॉन्फिडेंट पोज में रखने से दिमाग में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है और कॉर्टिसोल कम होता है। और शायद इसी लूप को पूरा करने का काम हमारी स्माइल करती है, जो कि ट्रिक नंबर 2 है। सोर्स मटेरियल में मुस्कान की ताकत का जिक्र है और यहाँ एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग अनकॉन्शियसली दूसरों के इमोशंस को कॉपी करता है, लेकिन अगर कोई फेक स्माइल देता है तो सामने वाले का दिमाग उसे तुरंत पकड़ लेता है। हाँ, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग की वो वायरिंग है जो हमें दूसरों से सहानुभूति रखने में मदद करती है। जब हम किसी को दर्द में देखते हैं तो हमें भी अजीब सी सिहरन होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। ये मिरर न्यूरॉन्स का ही काम है। इसी तरह जब कोई मुस्कुराता है तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स उस खुशी को हमारे अंदर भी एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन जैसा कि बताया गया, दिमाग फेक स्माइल को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान लेता है। ऐसा क्यों होता है? हम फेक स्माइल को इतनी जल्दी कैसे पकड़ लेते हैं? क्योंकि एक असली मुस्कान में, जिसे डुशेन स्माइल कहते हैं, सिर्फ होठ ही नहीं फैलते बल्कि आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी सिकुड़ती हैं। लाखों सालों के विकास के बाद इंसानी दिमाग धोखेबाजों को पहचानने में माहिर हो चुका है। क्या बात है! मतलब एक जेन्युइन स्माइल ही काम करेगी। हाँ, एक जेन्युइन और एनर्जेटिक स्माइल मैग्नेटिक होती है क्योंकि वो सामने वाले के दिमाग में भी खुशी के केमिकल्स जैसे डोपामाइन रिलीज करवाती है। वाह! मतलब हम बिना एक भी शब्द बोले ही सामने वाले के दिमाग का केमिकल बैलेंस पॉजिटिव दिशा में शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अब जब ये नॉन वर्बल प्रेजेंस बन गई तो अगला कदम है बातचीत और जुड़ाव का विज्ञान। जब बात दूसरों को कैसा महसूस कराया जाए इस पर आती है तो एक्टिव लिसनिंग का जिक्र जरूर होता है, जो कि ट्रिक नंबर 7 है। और ये आज के समय में सबसे ज्यादा मिसिंग है। सच कहूं तो आज की तेज तरार दुनिया में ज्यादातर लोग सुनते ही नहीं हैं। वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और वो अपनी बात थोप सके। और इसीलिए जो इंसान सच में सुनता है वो भीड़ में इतना खास बन जाता है। इसे एक साइकोलॉजिकल हंगर या भूख के रूप में देखना चाहिए। कैसी भूख? आज के समय में हर इंसान इस बात के लिए भूखा है कि कोई उसे समझे, उसे वैलिडेशन दे। जब कोई बीच में नहीं टोकता, हल्की सी सहमति में सिर हिलाता है और छोटे छोटे रिस्पॉन्स देता है, तो वो सामने वाले की इस मनोवैज्ञानिक भूख को शांत कर रहा होता है। हर इंसान अंदर से यही चाहता है कि कोई उसे सीरियसली ले। बिल्कुल सही। और किसी को ये महसूस कराने का सबसे आसान तरीका ट्रिक नंबर 3 में है, उनके नाम का इस्तेमाल करना। सोर्स में यह साफ कहा गया है कि किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे मीठी आवाज उसका अपना नाम होती है। नाम सुनते ही दिमाग में एक अलर्ट बजता है। हाँ, सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। लेकिन जाहिर है इसे स्मार्ट तरीके से करना है। हर वाक्य में रोबोट की तरह नाम घुसाना नहीं है। सही कहा। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये हमारे आसपास के शोर में से सिर्फ काम की चीजों को फिल्टर करता है। जैसे भीड़ भरे कमरे में कोई हमारा नाम ले तो हम मुड़ जाते हैं। बिल्कुल, ये RAS का काम है। लेकिन नाम का इस्तेमाल अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो मैनिपुलेटिव लगने लगता है। कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में या जब किसी खास बात पर जोर देना हो, तब नाम लेना सबसे ज्यादा असरदार होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बातचीत के दौरान ट्रिक नंबर 4 है मिररिंग टेक्निक। ये अक्सर लोगों की नजरों से बच जाती है। सबसे अंडररेटेड ट्रिक है ये। मतलब सामने वाले की वाइब, उसके बोलने की स्पीड और पोस्चर को बहुत ही सटल तरीके से मैच करना। अगर मैं इसे समझाना चाहूं तो ये ऐसा है जैसे दो लोग एक ही धुन पर डांस कर रहे हों, एक ही टेम्पो पर। हाँ, जब दोनों एक ही रिदम में होते हैं तो एक अलग ही फ्लो बन जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगा, अगर कोई इंसान जानबूझकर किसी के पोस्चर या बोलने की स्पीड को कॉपी कर रहा है तो क्या वो एक कॉपीकैट नहीं बन रहा? क्या ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं लगेगा? ये एक ऐसा सवाल है जहाँ ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मिररिंग का मतलब हरकतों की ओवर एक्टिंग या नकल उतारना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? अगर सामने वाला अपना सिर खुजा रहा है और हम भी खुजाने लगे तो वो बेवकूफी लगेगी।
असली मिररिंग फीलिंग्स और एनर्जी लेवल की होती है। ओह, एनर्जी की बात हो रही है। हाँ, अगर कोई इंसान बहुत शांत और धीमी आवाज में बात कर रहा है और दूसरा इंसान बहुत लाउड और हाइपर एनर्जी के साथ बात करे, तो दोनों के बीच एक क्लैश होगा। दिमाग को सिग्नल जाएगा कि ये इंसान मेरे जैसा नहीं है। तो मैच करने से क्या होता है? जब हम टोन, एनर्जी और बात करने की गति को मैच करते हैं, तो सामने वाले के दिमाग को एक सुरक्षित सिग्नल जाता है कि ये इंसान मेरी तरह है, इसके साथ मैं सेफ हूँ। और इसी सिमिलैरिटी के सिद्धांत पर ट्रिक नंबर 14 काम करती है, शेयर्ड इंटरेस्ट्स। जब कोई कॉमन ग्राउंड मिलता है तो अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग को परिचित चीजें पसंद आती हैं। तो अब तक हमने प्रेजेंस बना ली, कनेक्शन भी जोड़ लिया, लेकिन अब सोर्स मटेरियल का वो हिस्सा आता है जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, मिस्ट्री और वैल्यू को बैलेंस करना। ये बहुत क्रिटिकल है। अक्सर होता ये है कि जब किसी से अच्छा कनेक्शन बन जाता है तो लोग खुद को पूरी तरह से खोल के रख देते हैं, हर छोटी बड़ी बात बता देते हैं। लेकिन ट्रिक नंबर 5 कहती है कि क्यूरियोसिटी पैदा करें। खुद को एक खुली किताब मत बनाएं। बिल्कुल। इसे मैं एक पजल की तरह देखता हूँ। जो पजल पहले से ही सॉल्व हो, उसमें किसी को मजा नहीं आता। इंसान का मन उस पजल में लगता है जहाँ कुछ हिस्से खाली हों और उन्हें ढूंढने में दिमाग लगाना पड़े। ये पजल वाली बात इंसानी स्वभाव को बहुत अच्छे से दर्शाती है। ह्यूमन माइंड जवाबों से ज्यादा सवालों की तरफ अट्रैक्ट होता है। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसे कॉग्निटिव एफर्ट कहा जाता है। कॉग्निटिव एफर्ट? थोड़ा समझाएं इसे। हम जिस चीज को समझने में या जिस इंसान के बारे में जानने में जितना मानसिक प्रयास डालते हैं, उसकी वैल्यू हमारी नजरों में उतनी ही बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब जितना दिमाग लगाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल। जब किसी के बारे में थोड़ा पता होता है और बहुत कुछ जानना बाकी होता है, तो दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए लगातार सोचता रहता है। थोड़ी मिस्ट्री छोड़ना अट्रैक्शन को जिंदा रखता है। इसी वैल्यू और मिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक और भारी कॉन्सेप्ट है ट्रिक नंबर 13, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। जो हमेशा अवेलेबल है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, तुरंत रिप्लाई करना, हमेशा हाँ कहना, ये दिखाता है कि इंसान की अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत तीखा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल है? अगर कोई हमेशा बिजी होने का नाटक करे, आसानी से समय ना दे, तो क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये इंसान बहुत अहंकारी है? मुझे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है कि अट्रैक्ट करने के लिए खुद को दूर रखना पड़े। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर हमें स्कैर्सिटी और ईगो के बीच के फर्क को गहराई से समझना होगा। अगर हम इसे अर्थशास्त्र की एक एनालॉजी से समझें, जैसे इन्फ्लेशन काम करता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हाँ, अगर कोई देश बेतहाशा नोट छापने लगे तो उस पैसे की वैल्यू गिर जाती है। ठीक उसी तरह अगर कोई इंसान बिना किसी मकसद के अपनी अटेंशन और अपना समय हर किसी को बांटता फिरे, तो उसकी प्रेजेंस की वैल्यू गिर जाती है। वाकई ये बहुत सटीक एनालॉजी है। स्कैर्सिटी का मतलब जानबूझकर लोगों को इग्नोर करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने समय की रिस्पेक्ट करना। जब किसी की जिंदगी में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, तो वो इंसान नेचुरली हर समय अवेलेबल नहीं होता। और जब मिलता है तो पूरी प्रेजेंस के साथ मिलता है। एग्जैक्टली। आधी अधूरी अटेंशन के साथ 24 घंटे मौजूद रहने से बेहतर है कि कम मिले लेकिन क्वालिटी टाइम दें। अहंकार तब होता है जब आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, बाउंड्री तब होती है जब आप खुद को ऊपर उठाते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया था और शायद यही चीज असली कॉन्फिडेंस लाती है, जो कि ट्रिक नंबर 8 है। कॉन्फिडेंस का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर बहस जीतना या दूसरों को नीचा दिखाना तो इनसिक्योरिटी है। असली कॉन्फिडेंस एक साइलेंट पावर है, एक कंट्रोल्ड एनर्जी है। जो इंसान खुद को लेकर क्लियर होता है, उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं महसूस होती कि वो कमरे में सबसे स्मार्ट है। और यही साइलेंट पावर लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। और स्थिरता की बात करें तो हमारा अगला सेक्शन इसी पर आधारित है, इमोशनल रेजोनेंस और अनफॉरगेटेबल वाइब। क्योंकि लोग ये याद नहीं रखते कि किसने क्या कहा, वो ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा महसूस कराया। एकदम सही। यहाँ ट्रिक नंबर 6 आती है, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो तुम बहुत अच्छे हो जैसा जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट एक जंक फूड की तरह है। जंक फूड? सही है। टेस्टी लगता है बस। हाँ, एक पल के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कोई असली पोषण नहीं मिलता। वहीं किसी की मेहनत या किसी खास खूबी की स्पेसिफिक तारीफ करना एक होम कुक्ड मील की तरह है, जो सीधा दिल और आत्मा तक पहुंचता है। ये जेनेरिक और स्पेसिफिक का फर्क बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक होने से सिंसियरिटी झलकती है। जब कोई कहता है कि मुश्किल सिचुएशन को कितने शांत रहकर हैंडल किया गया,
तो इंसान को लगता है कि उसे सच में देखा गया है। वाकई। और बात सिर्फ तारीफ की नहीं है, बात ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी की है। ह्यूमन ब्रेन के काम करने का तरीका ऐसा है कि वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी पकड़ता है। इसे साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। इस नेगेटिविटी बायस के पीछे क्या साइंस है? इंसान का दिमाग नेगेटिव चीजों की तरफ क्यों भागता है? ये हमारे एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे पूर्वजों का दिमाग खूबसूरत सूर्यास्त को याद रखने के लिए डिजाइन नहीं हुआ था, बल्कि झाड़ियों में छिपे हुए बाघ को स्पॉट करने के लिए डिजाइन हुआ था। वो सर्वाइवल के लिए? हाँ, जो नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करता था वो जिंदा नहीं बचता था। आज बाघ नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी हर सिचुएशन में खतरा ढूंढता है। तो हम इसे कैसे बायपास करें? ट्रिक नंबर 9, स्मॉल काइंड जेस्चर्स, छोटी छोटी मदद जैसे दरवाजा होल्ड करना। इसके अलावा ट्रिक नंबर 10, ह्यूमर का इस्तेमाल। और ट्रिक नंबर 11, पॉजिटिव एनर्जी। जब कोई ये सब करता है तो वो दिमाग के उस लाखों साल पुराने थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को शांत कर देता है। वो इंसान दिमाग के लिए एक सेफ जोन बन जाता है। बिल्कुल। और पॉजिटिविटी का मतलब झूठी हंसी नहीं है, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। असली पॉजिटिव एनर्जी वो स्थिरता है जहां ब्लेम गेम खेलने के बजाय सोल्यूशन ढूंढा जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, द अल्टीमेट सीक्रेट। ट्रिक नंबर 15, असली होना या ऑथेंटिक बनना। क्योंकि अगर फाउंडेशन में ये नहीं है तो बाकी सारी ट्रिक्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। लोग बेवकूफ नहीं हैं, वे वाइब से समझ जाते हैं कि कोई असली है या फेक। अपनी खूबियों और अपनी कमियों दोनों को एक्सेप्ट करने वाला इंसान ही अनबीटेबल होता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा विरोधाभास घूम रहा है। कैसा विरोधाभास? हम इस पूरे डीप डाइव में साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, जानबूझकर बॉडी लैंग्वेज बदलना, सटल मिररिंग करना, मिस्ट्री क्रिएट करना। तो फिर हम ऑथेंटिक कैसे हुए? क्या इन सब ट्रिक्स को सीखना ही अपने आप में फेक होना नहीं है? ये सच में एक शानदार और बहुत ही गहरा सवाल है। शुरुआत में ये एक पैराडॉक्स लग सकता है, लेकिन इसे इस तरह से समझना चाहिए, ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, ये किसी और का नकाब पहनने के लिए नहीं है। तो फिर ये क्या है? असल में होता ये है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम दुनिया भर की इनसिक्योरिटी और सामाजिक दबाव के चलते अपने असली रूप को छिपा लेते हैं। हम नर्वस होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ लेते हैं, जज होने के डर से आई कांटेक्ट नहीं करते। मतलब जो हम दुनिया को दिखा रहे होते हैं वो हमारा डरा हुआ रूप होता है। बिल्कुल, हम पहले से ही डरे हुए होते हैं। तो मतलब ये ट्रिक्स हमारे ऊपर जमी उस डर की धूल को साफ करने का काम कर रही हैं, ताकि जो असली इंसान अंदर है वो आजादी से बाहर आ सके। एकदम सही पकड़ा। ये सारे तरीके असल में उन सामाजिक रुकावटों को हटाने के टूल्स हैं। जब सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है या एक्टिव लिसनिंग की जाती है तो कोई अपनी पर्सनालिटी को बदल नहीं रहा होता है, बल्कि वो एक कंफर्टेबल माहौल बना रहा होता है। हाँ, जहाँ दोनों का असली स्वरूप चमक सके। फेक तब होता है जब अंदर कुछ और हो और बाहर कुछ और दिखाया जा रहा हो, लेकिन जब नीयत सही हो तो ये ट्रिक्स एक पुल का काम करती हैं। इंसान को इसके सबसे बेहतरीन वर्जन से मिलवाती हैं। और अंत में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। जब लोग उस ऑथेंटिसिटी को देखते हैं तभी वो पूरी तरह से भरोसा कर पाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल नजरिया है। इन सारे टूल्स का पूरा ताना बाना किसी का ध्यान खींचने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे ह्यूमन कनेक्शन के लिए बुना गया है। लुक्स ढल जाते हैं, लेकिन किसी के दिमाग और दिल में जो सुरक्षित जगह बनती है वो हमेशा कायम रहती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो शायद सुनने वालों को भी कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगा। बताइए, वो क्या है? दुनिया में अक्सर ये कहा जाता है कि दो लोगों के बीच एक नेचुरल केमिस्ट्री होती है। लगता है जैसे कोई जादुई कनेक्शन है। लेकिन आज इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या ये नेचुरल केमिस्ट्री सच में एग्जिस्ट करती है, या फिर जिन लोगों की तरफ हम स्वाभाविक रूप से खिंचे चले जाते हैं वो अनजाने में हम पर इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ओह माय गॉड! क्या वो नेचुरली हमारी मिररिंग कर रहे होते हैं, अपने ओपन पोस्चर से हमारे दिमाग को सेफ फील करा रहे होते हैं, जिसे हम कोई किस्मत या जादुई केमिस्ट्री समझ बैठते हैं? उफ, ये तो नजरिया ही पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। शायद जिसे दुनिया किस्मत समझती आई है वो बस एक बहुत ही परफेक्ट साइकोलॉजिकल सिंक है, और यही इस सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल, इन तरीकों का इस्तेमाल मैनिपुलेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। इनका असली मकसद उन दीवारों को गिराना और जेन्युइन कनेक्शन बनाना है
जिनकी आज के समय में हर इंसान को तलाश है। अगर बुकशेल्फ टॉक के इस डीप डाइव ने सुनने वालों की सोच में कोई वैल्यू ऐड की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन जरूर दबाएं। क्योंकि यहाँ साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के पावरफुल सीक्रेट्स डिकोड किए जाते हैं। तो अगली बार जब कोई किसी कमरे में दाखिल होता है तो उसे याद रखना चाहिए कि उस प्रेजेंस का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है। बस शुरुआत दमदार बनानी है और अपनी असली पहचान को सामने लाना है।